अक्षय, यू म्यूटेड। माफ कीजिए। नमस्कार दोस्तों, हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस के इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो साथी अमेरिका से जुड़े हैं उन्हें हमारा गुड मॉर्निंग, और जो हिंदुस्तान से जुड़े हैं उन्हें गुड इवनिंग। मेरा नाम अक्षय मराठे है और मैं हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। आज हमारे कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन है और हमारे साथ आज एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिन्हें आप चंद्रशेखर आजाद या रावण के नाम से भी जानते हैं। चंद्रशेखर जी ने दलित और पिछड़े वर्गों के हकों और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए भीम आर्मी का गठन किया था, और 2020 में यानी पिछले साल उन्होंने आजाद समाज पार्टी की स्थापना कर सक्रिय राजनीति में एक नई शुरुआत भी की है। हाथरस की हैवानियत हो या बर्बरता करने वालों का यूपी सरकार की ओर से हो रहे बचाव के खिलाफ हो, या सीए एनआरसी के खिलाफ छिड़े जन आंदोलन हो, चंद्रशेखर आजाद जी ने निडरता से सरकार की नीतियों का विरोध किया और नतीजतन आंदोलनकारियों की परंपरा को कायम रखते हुए चंद्रशेखर जी को कई बार एनएसए के तहत जेल जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। टाइम मैगजीन ने अपने 100 उभरते नेताओं की लिस्ट में चंद्रशेखर जी का नाम भी शामिल किया है, और इस लिस्ट में वो एकमात्र भारतीय नागरिक है। मुझे उम्मीद है कि आज हमारे साथ चंद्रशेखर जी अपने विभिन्न अनुभवों के बारे में हमें बताएंगे और भारतीय राजनीति में युवाओं की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर भी हमें अपने विचार व्यक्त करेंगे। इस सेशन को मॉडरेट करेंगे काशिफ उल हुदा जी। काशिफ जी twocircles.net के संस्थापक हैं, जो भारत के हाशिए के समुदायों पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहली दैनिक न्यूज वेबसाइट है। काशिफ जी कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स यानी कि जहां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी है, वहीं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुक्रिया काशिफ जी, शुक्रिया चंद्रशेखर जी। शुक्रिया अक्षय और हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस के लोगों ने हमें बुलाया, और आज़ाद जी आपका शुक्रिया कि आप इसमें आए। आपकी तस्वीर अभी नज़र नहीं आ रही है, बट यस आ गई। वेलकम। सबसे पहली बात तो ये कि आपको मुबारकबाद कि आपने टाइम 100 नेक्स्ट की जो बहुत ही महत्वपूर्ण लिस्ट जारी होती है हर साल, उसमें आपका नाम है, और कई भारतीय मूल के लोग हैं, लेकिन भारतीय सिटीजन नागरिक एक अकलौते आप ही हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसके बारे में मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत साधुवाद आपका, और मुझे भारतीय होने पे गर्व है। ये इसकी जो है, मैं भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए साधुवाद करता हूँ। ये उन्हीं की मेहनत से हो पाया है। जी बिल्कुल। तो एक तो ये होता है कि एक लीडर, एक नेता को किसी भी फील्ड में रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको लेकिन उसके पीछे एक स्ट्रक्चर होता है, एक पीछे एक कहानी होती है। तो मुझे याद है कि तकरीबन मई 2017 में पहली बार मैंने आपके बारे में सुना। उस वक्त आप रूपोश हो गए थे, पुलिस आपको ढूंढ रही थी। तो हमारे twocircles.net के एक रिपोर्टर हैं आस मोहम्मद कैफ, सहारनपुर में, तो वो आपके गांव गए थे, तो वहां से रिपोर्टिंग उन्होंने की, तो फिर आपके बारे में लिखा, भीम आर्मी के बारे में लिखा। तो वो 4 साल पहले, आज 2021 है, तो 4 साल से भी कम अरसा हुआ। उसमें से एक छोटे आप जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक एक कॉलेज में एक आर्मी सॉर्ट ऑफ बना रहे थे, और आज टाइम मैगजीन जो कि अमेरिका में बहुत मशहूर है, दुनिया भर में मशहूर है, और उसमें रिकॉग्नाइज किया गया, आप इकलौते भारतीय हैं उसमें। तो वो सफर कैसा था, किस तरह से एक छोटे से इसमें होके, खासकर आप देखिए कि आपकी भूमिका जो है और आपकी बैकग्राउंड जो है सियासी नहीं है, राइट? आपके परिवार वाले लोग सियासी नहीं है, कोई नेता या राजनेता के आप फैमिली से नहीं आते हैं, और किसी अमीर फैमिली से नहीं आते हैं। तो उसके बारे में आप जरा बताएं, आपकी जर्नी कैसी रही यहाँ तक की, अब तक की। आजाद जी। Looks like we lost him. We're working with his team to fix his video. We can just wait a couple minutes.
तब तक मैं कुछ जी आगे आजाद साहब, आजाद साहब आपसे मैं ये पूछना जा रहा था कि आपकी जो सफर रहा है अब तक का, वो कैसा सफर रहा, उसके बारे में आप जरा कुछ बताएं। देखिए, ये भारत जो है बहुत अच्छा देश है, और जाति व्यवस्था की वजह से यहाँ एक बड़ी परेशानियां जो हैं झेलनी पड़ती है। पहले तो यहाँ कड़वा है मगर सच है कि दलित होना जो है वो अपराध है, बहुजन होना अपराध है एक, और उसके साथ जो है अम्बेडकरवादी होना तो एक और बड़ा अपराध है। तो संघर्ष का एक बड़ा जो है, एक लंबी जो है कहानी है कि जब आप अपने हक के लिए लड़ने के लिए जाते हैं तो तमाम तरह की परेशानियां जो है उनसे आपको गुजरना पड़ता है। जब आप अपने हक की आवाज उठाने के लिए जाते हैं तमाम तरह के आरोप आप पे लगते हैं। जब आप सरकार के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए कुछ बोलते हैं तो सरकारी तंत्र से आपको लड़ना पड़ता है। और जब आप अपनी अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो जो एक प्राकृतिक नियम है कि आपका तमाम तरह से उपहास होता है, आपका मजाक बनाया जाता है, आपका विरोध होता है। तो वो सब चीजें, वो सारे फेस जो हैं इस आंदोलन में देखे हैं, क्योंकि ये एक मूवमेंट है जो हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहब अम्बेडकर और उनके करीबी जितने भी एक सिद्धांतिक रूप से बहुत सारे हमारे महापुरुष हैं उन्होंने चलाई है। परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी वजह से आज एक दलित समाज के शेड्यूल कास्ट के नौजवान को आगे बढ़ने का मौका मिला। तो उनके दिए हुए संविधान से जो अधिकार मिले हैं उनके बदौलत ही ये सब कुछ हो पाया संभव। तो मैं आज बाबा साहब का भी धन्यवाद देता हूँ जिंदगी में कि हर रोज समस्या प्रदेश में, क्योंकि यहाँ कास्ट बेसिस एट्रोसिटी बहुत होती है, यहाँ जो है डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, यहाँ तमाम तरह से सरकारें आम आदमी के अधिकार छीनने पे लगी हुई हैं। उसकी जो तो आजाद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है मगर ये बार बार कट जा रहा है, बीच बीच में कट जा रहा है। ये भारत का विकास है, जो कि डिजिटल इंडिया कहते हैं, लेकिन अभी तक हमारी कनेक्शन जो है बहुत ही कमजोर है। मैं आपसे जानना चाहूंगा ये साइबर जी, इसको ये भारत सरकार का प्रतिबंध है, जो आपके यहाँ से इनविटेशन जब से आया था और अब तक जो है वो इस पे पूरा जो वॉच हो रहा है, और अब इसमें ये मुझे लगता है कि 45 मिनट में 45 बार ही कटेगा जी, क्योंकि यहाँ बोलने की आजादी नहीं है। जी, तो आप अपने सवाल शुरू करें, क्योंकि मुझे लगता है ये तो रहेगा। ये रहेगा। कोई बात नहीं, हमें आदत है इसकी, इंटरप्शंस की। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका विजन क्या है इंडिया के लिए? आपने कहा भारत से आपको बहुत मोहब्बत है, भारत बड़ा प्यारा मुल्क है, लेकिन आपने ये भी कहा कि दलित होना अपराध है, और सिर्फ दलित होना ही अपराध नहीं है, आदिवासी होना भी अपराध है, मुसलमान होना भी, बहुजन होना, औरत होना भी। जी, मैंने बहुजन की बात की। 90% पॉपुलेशन उसमें आती है, SC, OBC, माइनॉरिटी, दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, महिलाएं हो, आदिवासी हो। जी, और अगर आप उसके बाद आप RSS के विरोधी है तो ये एक बड़ा और एक सबसे बड़ा अपराध हो जाता है। ये अगर आप उनकी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अम्बेडकराइट हैं, यानी कि अगर आप दलित तो है ठीक है, लेकिन आप अगर अम्बेडकरवादी दलित हैं, मतलब आप बाबा साहब को फॉलो करते हैं, ये ज्यादा खतरनाक, ये अपराध है, इस पे पर सख्त कार्रवाई होती है, NSA लगती है। तो विजन की बात आप कर रहे थे, और आजाद भारत के बाद लोकतंत्र आया देश के अंदर, सभी को संवैधानिक अधिकार मिले, वोट का अधिकार मिला और तमाम तरह के अधिकार मिले। लेकिन आज तक भी सामाजिक गैर बराबरी खत्म नहीं हुई है। आज भी भारत में मुझसे रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे और तमाम तरह से शादी ब्याह जो है अपनी जाति में करना पड़ेगा, और भी तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशन है। आप स्कूल में पढ़ने जाओगे वहां तमाम तरह की परेशानियां हैं, आप नौकरी करोगे वहां परेशानियां हैं। और देखिए तमाम तरह की जो
अधिकार आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, उनके खिलाफ रोज जो है बातें होंगी। तो बहुत सारी समस्या है जिसमें मुझे लगता है कि समता, समानता, बंधुत्व पे आधारित गैर बराबरी के खिलाफ जो है एक अच्छा समाज बनाना, और एक ऐसा भारत जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिम्बल है, वो प्रिम्बल जो है वो उस पर आधारित भारत, जिसमें सबको बराबर के अधिकार हो, जिसमें फंडामेंटल राइट्स का आदमी प्रयोग कर पाए। एक ऐसा भारत जिसमें गैर बराबरी ना हो, एक ऐसा भारत जो जाति आधारित, जिसमें जो है दंश ना हो, जाति आधारित शोषण ना हो। तो सामाजिक न्याय के जो मूल्य हैं उनको स्थापित करता हुआ भारत, और जिसमें गरीब वंचित वर्ग के लोगों को भी बराबर की हिस्सेदारी मिले और उनको देश की सेवा करने का मौका मिले। आजाद जी, आपकी बात से पूरी तरह मैं सहमत हूँ। इसी हार्वर्ड में भारत के मुख्य न्यायाधीश भी आ चुके हैं, दूसरे मिनिस्टर्स भी आ चुके हैं, और जब से उनसे बात पूछी जाती है, सवाल पूछा जाता है कि भाई सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडिया में, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका जवाब ये होता है कि देखिए भाई, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने सारे डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दिए हैं। तो आप जो कह रहे हैं, ऑन पेपर दैट इज ट्रू, कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन है नहीं कास्ट के बेसिस पे या किसी और बेसिस पे। उसके बावजूद मुझे आवाज नहीं आई। अच्छा, मुझे भाई आपकी आवाज नहीं आई। आपने जो पिछली 4 लाइन की, 2-3 लाइनें की, मुझे आवाज नहीं आई, और मैं बिना सुने नहीं बोल पाऊंगा। जी जी, मैं दोहराता हूँ फिर से। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑन पेपर संविधान में जो है लिखा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना। जो विजन आप इंडिया का दे रहे हैं ऑन पेपर तो है, ठीक है, लेकिन रियलिटी अलग है, और वही आपकी लड़ाई भी है। लेकिन आप बताएं कि क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स आप खुद, आपकी पार्टी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन लेंगी, जो कि वो आपका जो है कि भेदभाव वाली समाज दूर हो जाए, इंडिया में ना हो। कैसे हम उसको अचीव करेंगे? देखिए, अगर आप इसे राजनीतिक रूप से पूछना चाहते हैं, तो जैसे सत्ता हमारे हाथ में आएगी तो तमाम तरह के अवसर जो हैं खुले होंगे नौजवानों के लिए रोजगार के, और महिलाओं को भी जो है आजादी, एक जो इनसिक्योरिटी है और एक धार्मिक आधार पर जो शोषण है। एक बड़ा परिवार जो है, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि देश में रहने वाले मुस्लिम जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। जहां हम भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारा सिर्फ कागजों पे ना होना, वो धरातल पे भी होना चाहिए। जब इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 और 26, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो धार्मिक आजादी देता है, तो तमाम तरह से जो अभी तक के राजनीतिक दल हैं, मैं नाम ले भी सकता हूँ, और मुझे कोई जरूरत भी नहीं उनका नाम लेके अपना समय खराब करने की, पूरी दुनिया उनके चेहरे को जानती है। वो अपनी धर्म की और इसकी ये जो एजेंडा है उनका, बांटने का एजेंडा, उसको थ्योरी पे काम करके वो यहाँ अपनी राजनीति सीधी करते हैं। मैं उसके खिलाफ हूँ। राजनीति जो है कोई व्यापार नहीं है। भारत में राजनीति व्यापार है, ये व्यापार नहीं है। इस व्यापार को हम लोग तोड़ना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आप उससे बेसिक पूछेंगे ग्राउंड रिपोर्ट, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ गरीब आदमी राजनीति नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ अगर आपको असेंबली का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए जो है आपको 2 से 3 करोड़ रुपए अभी चाहिए, क्योंकि तमाम जो दल हैं उन्होंने इतना महंगा कर दिया है। तो मैं जहां तक हाशिए पे आए हुए समाज की बात करता हूँ, तो जो लोग मेहनत करते हैं उनके लिए तो कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि मेहनत कौन करेगा, चेंज कौन चाहेगा जिसको दिक्कत हो। भाई मैं जानता हूं कि जाति आधारित शोषण कितनी बुरी तरह से हम लोगों पे गांव गांव में होता है। रेप होते हैं, हत्याएं होती हैं, तमाम तरह से अपमान होता है, तमाम तरह से जो अधिकार नहीं है। अभी अब से 20-30 साल पहले तक भी वोट, कॉन्स्टिट्यूशन तो आ गया था, लेकिन वोट डालने के अधिकार नहीं थे। तो तमाम गांव में वोट जो है सब दूसरे लोग डाल देते, तो बहुत सारी दिक्कतें थी। तो इसलिए जो है मैं उसको जो है इसको गंभीरता से इस तरह समझता हूं कि जब तक, देखिए, कुछ फायदा हमें हुआ है, वो हुआ है रिजर्वेशन से। वहां अफर्मेटिव एक्शन यूएसए में, और यहाँ रिजर्वेशन यानी कि राजकाज में हिस्सेदारी। जब हमारे लोगों को राजकाज में हिस्सेदारी मिली है तो हमारी बात आगे बढ़ी है, क्योंकि जब नौकरी मिली तो आदमी ने गरीबी से थोड़ा सा उभरने का प्रयास किया, और फिर उसने अपने बच्चों को, जैसे वो कुछ भी काम करके आया था किसी परेशानी में, तो उसने अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाना स्टार्ट किया। और जो पढ़े तो फिर एक अच्छी जो है डिग्रियां लेके या अच्छी जो है एजुकेशन लेके वो विदेश भी गए, और यहाँ तमाम तरह के डिपार्टमेंट में उन्होंने प्रयास किया कि उनको नौकरी मिले। और ऐसा हुआ भी, हमारे आईएएस भी बने, आईपीएस भी बने।
तो अवसर मिला, तो अवसर मिलने, इसलिए मैं चाहता हूं कि देश के जो नौजवान हैं, जो करना चाहते हैं कुछ, उनको अवसर मिले। और ये जो तमाम लोग बैठे हुए हैं, ये अवसर नहीं देना चाहते। ये कह के कि ये नौजवान है, इनको अनुभव नहीं, ये नकार देते हैं। लेकिन भाई मैं हमेशा से कहता हूं कि भाई नौजवान हैं तो किस तरह का अनुभव आप राजनीति में देना चाहते हैं। राजनीति हमने तो समझा है कि भाई ये जो है तमाम तरह की जिस समस्याओं से आता है, जिस क्षेत्र से आता है, वहां जो समस्या है उनको किस तरह से खत्म किया जाए। और लोकतंत्र बना इसलिए था कि हाशिए पे जो समाज है, इतने बड़े जो कंट्री है, इसमें जो गांव गांव में लोग रहते हैं, जो बड़ा समाज गांव में रहता है, उन तक उनकी सुविधाएं कैसे पहुंचाया जाए। इसलिए पूरा सिस्टम बना, ब्यूरोक्रेसी बनी, तमाम तरह के अधिकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग किया गया कि भाई ये चैनल बन जाएगा, सरकार जो भी नीति भेजेगी आखिरी व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। लेकिन ₹1 जो एक आदमी के लिए ₹1 चलता, वो चोर बाजारी में, घोटालेबाजी में, भ्रष्टाचार में आते आते 0.5 तक उस आदमी तक पहुंचता है। और वो भी उस व्यक्ति तक पहुंचता है जो व्यक्ति उस सरकार की विचारधारा का है, यानी कि आम आदमी को कोई अधिकार नहीं। आजाद साहब, एक तो जब अवसर मिलेगा जी, एक तो भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके जब खिलाफ अवसर मिलेगा, जी हाँ, पॉलिटिकल फाइट है जो कि आप लड़ रहे हैं। और जैसे कि बाबा साहब ने रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया, आपने कहा उससे बहुत फायदा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। इकोनॉमिक जो है मार्जिनलाइजेशन था वो कुछ कम हुआ है पिछले 70 सालों में। लेकिन जो सोशल मार्जिनलाइजेशन है, जो कि भेदभाव है, जैसे किसी दलित के साथ बैठ के खाना नहीं खाना है, या कोई दलित मिनिस्टर भी आ जाए मंदिर में तो उसके बाद गंगा जल से वो पूरा सफाई करते हैं मंदिर की। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, राइट, उसके लिए तो पॉलिटिकल फाइट से चीजें नहीं बदलेंगी। उसके लिए आप क्या सोचते हैं, क्या सोशल मूवमेंट होगा, कौन लीड करेगा और किस तरह से उसको एड्रेस किया जाए? देखिए, दो चीजें हैं। आप सच कहने को कह रहे हैं मुझे जी, और जब ये लोगों के बीच चला जाएगा तो लोग समझ जाएंगे कि हम लोग क्या सोचते हैं। देखिए, बाबा साहब ने भी कहा कि पॉलिटिक्स द मास्टर की। देखिए, सोचिए कि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा तो मुझे लगता है कि फिर हाशिए पे आए हुए समाज के लिए भी नीतियां बनेगी, उनको ऊपर उठाने का भी काम होगा, उनके लिए उनके आर्थिक सशक्तिकरण का भी काम होगा। और जब मुझे लगता है सरकारें हमारी होंगी तो ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, जिस तरह से इनको पॉलिटिकली सपोर्ट होता है, जैसे किसी ने किसी व्यक्ति पे अत्याचार किया तो, या भेदभाव किया, या गैर बराबरी के का भी कोई भी जो है मानक जो है उसने पार किया, तो जब उन पर सख्त कार्रवाइयां होंगी तो मुझे लगता है कि उससे दूसरे लोगों में ये सामाजिक संदेश जाएगा कि भाई नहीं, ऐसा नहीं करना है, इस पर कार्रवाई होगी। अभी क्या होता है कि जैसे हाथरस का मामला हम लोग ले लेते हैं कि आप देखो, न्याय हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया कि न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है, मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि पीड़ित बच्ची को न्याय देने की बजाय जो है सरकार के इशारे पे उस बच्ची का शव जो है वो जला दिया जाता है कचरे की तरह रात को 2:30 बजे। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का जो राइट है वो भी खत्म कर दिया जाता है, क्रिमिनेशन का जो राइट है, ठीक है। उसके अलावा पीड़ित परिवार को बंद कर दिया जाता है, जबकि होता क्या है कि पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं भी होती है और जो न्यायिक ड्यूटियां होती है वो पूरी करनी होती है प्रशासन को, वो भी खत्म हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग तो हमेशा से भाईचारे की और तमाम तरह की बात करते रहे, लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो अपराधियों को संरक्षण करते हैं। कई मामलों में ऐसा देखा गया। अभी उन्नाव का एक बड़ा मामला चल रहा है, मैं कल उधर मूव करूंगा। मैं आज पूरी ईमानदार से बता रहा हूँ कि मैं हार्वर्ड बात करने के लिए था, इसलिए वहां नहीं गया क्योंकि मुझे पता था कि लास्ट टाइम जब मुझे हार्वर्ड से इनविटेशन आया था तो मैं CNPR NRC आंदोलन में था, तो पुलिस ने सरकार के इशारे पे मुझे जेल डाल दिया और मैं 28 दिन तक जो है जेल में रहा। वो मेरा इन्विटेशन जो है वो इन्विटेशन नहीं बना रह गया। तो मुझे लगा कि इस बार मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। नेक्स्ट डे मैं मूव कर लूंगा, क्योंकि ये यहाँ सरकार जो है जिस तरह से अपराधिक संरक्षण जरिए जारी रहेंगी, तो जब सत्ता हमारे हाथ में आएगी तो हम नौजवानों को रोजगार करने का अवसर देंगे, उनको बिजनेस करने का अवसर देंगे, वंचित वर्ग को जमीन देंगे, वंचित वर्ग को जो सबसे बड़ी जरूरी बात है, फ्री में नहीं देंगे। तमाम तरह की राजनीति करने वाले लोग फ्री की बात करते हैं, हम उनको अच्छी शिक्षा देंगे, हम उनको साक्षर करने के लिए नहीं, शिक्षित करने के लिए जाएंगे। हम सामाजिक आजाद भाई, आप तमाम लोगों को
जो है आपका जो प्लान था वो सरकार ने उसको सेंसर कर दिया है, तो हमें पता नहीं चला है कि सत्ता में आने के बाद आप क्या हाँ, करेंगे, मैं क्योंकि यही वो आपसे आवाज कह कट रहा गई था थी। कि लेकिन मेरा सवाल ये है जी, मेरा सवाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी इसी प्रॉमिस पे आई थी, राइट? मायावती जी कई बार चीफ मिनिस्टर बनी यूपी की। आप उनके शासन को किस तरह से देखते हैं कंपेयर टू अदर पार्टीज, राइट? दूसरी पार्टियों की। देखिए, मैं अच्छी तरह से देखता हूँ और मुझे अच्छा शासन जो है रहा है। मुझे मैं मानता हूँ कि बहुत काफी हद तक जो है लोगों को बाहर खड़े होने की आजादी मिली। एक अच्छा शासन था, मैं सहमत हूँ। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी ने अपनी नीतियां बदली थी, मतलब वो हाशिए पे आए हुए वर्ग के लिए आए थे काम करने के लिए, उनके नारे थे। जैसे उनका नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि शोषित वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए आंदोलन, संघर्ष। जैसे उनका नारा था, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो जैसे उनका नारा था, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। जैसे उनका नारा था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो वो तमाम जो नारे थे ना, वो सिंबल थे, और वो आम आदमी जब उनको सुनता था तो उसके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता था कि ये हमारी बात है। लेकिन जब वो नारे बदले तो नारों के साथ नीति भी बदल गई। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरएसएस भी बाबा साहब की बात करता है, तो भारतीय जनता पार्टी भी बाबा साहब की बात करती है, लेकिन बाबा साहब के सिद्धांतों पे तो नहीं चलती है जी। तो मैं बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम, मैं उनको राजनीतिक गुरु भी मानता हूँ अपना जी। और उन्होंने जो सिद्धांत पैदा किए, मैं उन सिद्धांतों को ही ये मानता हूं कि वो एक लिखित सत्य है, और अगर आपको राजनीति करनी है तो उन पे चलना चाहिए। आपको सामाजिक भाईचारा बनाना पड़ेगा। मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन मैं जो बात आपको कर रहा था वो ये थी कि काशीराम साहब सैद्धांतिक थे और उन्होंने उस सिद्धांत को जिंदा रखा, और उनकी वजह से बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में जी। सबसे बड़ी पार्टी जो है पिछले 12 सालों के अंदर बन गई, मतलब तीसरी बड़ी पार्टी, एक बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी, बिल्कुल, जिसको पहचान मिली। और वो काफी सारे प्रदेशों में उनको वोट मतलब उनके एमपी एमएलए जीते। जी हाँ। और इस पे अगर आप मुझे 5 मिनट दें इसी विषय पे, जी, तो एक ठोस मैं एक नीति को पे बात करूंगा। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। मैं इस आज यहाँ हार्वर्ड पे इस पे बात नहीं करना चाह रहा। ये तो मुझे बहुत मौके मिलेंगे यहाँ वो करने के, अच्छा। बहुजन समाज के बारे में और यहाँ के तमाम राजनीतिक दलों के बारे में। अच्छा। देखिए, मैं 2 मिनट में एक चीज बताता हूँ और ये आपको समझ बिल्कुल आएगी काशिफ भाई, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि पहले एक बार हम ना इस पे जो ये ऊपर से वो हो रहा है, इसको एक बार आप हटा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको जो है ना डिस्प्ले पे जी, क्या अब जो तमाम तरह के वो आ रहे हैं ना, वो मेरे ख्याल से आपकी तरफ से है स्क्रीन पे क्वेश्चन एंड आंसर्स। वो हाँ, वो बंद कर सकते हैं उसको। आपकी टीम उसको बंद कर दे। हो गया काशिफ भाई? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार देके कॉन्स्टिट्यूशन में ब्लूप्रिंट बनाया। जी। तो तमाम तरह के जो राजनीतिक दल और उस समय के जो सरकारें थी, उनको ये लगा कि भाई उनमें चर्चाएं हुई कि वोट का अधिकार तो इनके पास चला गया है, अब ये लोग सरकार बनाएंगे। उन्हीं से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि इनके पास वोट का अधिकार है, तो नोट हमारे पास है, हम अपने वोट से इनके नोट को। बाबा साहब की समय चलती रही क्योंकि गरीब समाज था। मान्यवर काशीराम साहब ने मूवमेंट स्टार्ट की। बाबा साहब का अंतिम भाषण ये था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो पढ़ लिख के जो लोग थे, उन लोगों ने जो नौकरी पेशे वाले हो चुके थे बहुजन समाज के, उनका एक संगठन मान्यवर काशीराम साहब ने तैयार किया, जिसका नाम था बामसेफ। जी जी। ठीक है। तो बामसेफ जो है बहुजन मूवमेंट बैकवर्ड से ही काशीराम साहब ने स्टार्ट की, जिसमें माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को अधिकारी कर्मचारियों का संगठन बना के उनको
तैयार किया। तो काशीराम साहब कहते थे जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती है उनकी राजनीति कामयाब होती है। तो बिना राजनीतिक सामाजिक एकता के राजनीतिक दल वो पेड़ है जो वो पौधा है जो हल्के से हवा के झोंके से गिर जाएगा। ये काशीराम साहब का सिद्धांत। तो उन्होंने गांव-गांव जाके गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत की और बहुजन भाईचारा तैयार। लोगों में जब काशीराम साहब ने बड़े समाज को तैयार कर दिया, उन्होंने एक नारा भी दिया कि वोट की सुरक्षा है वो बहन बेटी की रक्षा। और उन्होंने वोट का अधिकार अब करना शुरू किया। तंत्र में फिर से चर्चा हुई कि भाई और इनका वोट तैयार भी हो गया तो अब तो ये लोग राजा बन जाए। जी, आई थिंक वी लॉस्ट आजाद भाई अगेन। जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप अपने सवाल नीचे Q&A का एक ऑप्शन है, उसमें आप टाइप कर दें हिंदी में, अंग्रेजी में, और फिर he's live. He's there. Oh, is there? Okay, and we'll answer those some of them. अभी आप आजाद को नहीं खोएंगे, अभी आजाद पे बहुत जिम्मेदारी है। अभी आजाद उन जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, तब उसके बाद आप उस आजाद को खो सकते हैं, अभी नहीं खोएंगे। जी। मैं ये कह रहा था कि तब उस व्यवस्था में बैठे लोगों ने, जिनको आरएसएस के नाम से हम लोग इस देश में जानते हैं, तो उन्होंने फिर आपस में चर्चा की कि देखो वोट का अधिकार भी इनके पास था, बाबा साहब दे गए थे, लेकिन अब ये काशीराम ने ये समाज भी जो है तैयार कर दिया है, तो अब तो इनका शासन आ जाएगा। उसकी शुरुआत भी तब उन्होंने चर्चा करके आपस में एक टेक्निक लगाई कि ठीक है, अब हम इनका सिंगल वोट नहीं खरीदेंगे, अब इनका हम वोट की जो है गठड़ी जो है, इनका टिकट ही खरीद लिया करेंगे। तो जो लोग, जिन लोगों ने तमाम तरह के अत्याचार किए, तमाम तरह के उत्पीड़न किए, तमाम तरह गैर बराबरी को जो लोग बढ़ावा देते हैं, जो जाति का दम भरते हैं, जाति आधारित उत्पीड़न करते हैं, वो लोग भी दल से जुड़ के जो है उन्होंने और पैसे की राजनीति यहाँ स्टार्ट की। जिस दिन पैसे की राजनीति स्टार्ट हुई उस दिन से जो है सिद्धांत चले गए, मूवमेंट अपना रास्ता भटक गई। जो लोग काम करते थे उनको जो है तकलीफ हुई, उनको लगा कि भाई जिनके खिलाफ लड़ रहे थे उन्हें आज तो उन्हीं के लिए लड़ने लगे हैं। तो फिर जहां हाशिए पे आए वर्ग को नेता बनना चाहिए था, नेता वो होता है, नेता का काम सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता है, नेता का काम होता है कि वो उस समाज में जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर करने के लिए रास्ते ढूंढे। तो हम अपनी लीडरशिप जो है इसलिए डेवलप कर रहे हैं कि जिससे कि गरीब समाज, जो आदमी काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको मौका मिले। तो इससे जो है हम अब प्रयास कर रहे हैं कि नौजवान जिसके अंदर 24 घंटे काम करने की एनर्जी है, जो कोरी कागज है जिसको हमने कैडर से तैयार किया, जो दुख तकलीफ समझता है, आंधी रात में भी, तूफान में भी, बारिश में भी, धूप में भी, और तमाम तरह की परेशानियों पे मोटरसाइकिल पर, आपने पहचान देखी होगी मोटरसाइकिल पे जाने वाली, ये तो बात उस टाइम्स ने भी लिखी है। तो जो मोटरसाइकिल पे भी जाके अपना काम करता है और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए लड़ता है, उस युवा को मौका देने के लिए मैंने आजाद समाज पार्टी का गठन किया। और उसके सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत बहुत बिल्कुल मान्यवर काशीराम के आइडियोलॉजी पे है, बाबा साहब के आइडियोलॉजी पे है, हमारे जो और महापुरुष हुए उनकी आइडियोलॉजी पे है, और हम उस पर काम कर रहे हैं। तो ये देखा गया है कि मैंने एक एनालिसिस किया था मुस्लिम एमपीज का, कि वो कहाँ से आते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि उनकी क्या है। तो ज्यादातर मैंने ये देखा कि जो एमपीज थे वो या तो सियासी, उनके बाप दादा या पूरी फैमिली सियासत में रही है, तो वहां से एक बैकग्राउंड ये है। दूसरा ये है कि या तो उन्होंने बिजनेस में या किसी क्रिकेट में या उसमें या फिल्म में नाम कमाया, उसके इसमें राजनीति में दाखिल हो गए, या एटलीस्ट इन मुस्लिम केसेस की रिलीजियस बैकग्राउंड है, तो उससे भी थोड़ा सा मान्यता मिलती है समाज में और उस बहाने आते हैं। अगर इन सब चीजों को हटा दिया जाए, और खासकर जो हम हाशिए की बात करते हैं लोगों की, खासकर युवाओं की,
जो जिनका ये बैकग्राउंड नहीं है, और आपने कहा कि 100 करोड़ रुपए चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वैसे युवा जो कि दिल उनका बिल्कुल सही जगह पर है, लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि इलेक्शन में आए या फुल टाइम ये काम करें। ये काम भी फुल टाइम करना है तो उसको भी रोजी रोटी चाहिए ना, उसको भी खाने का एक सर पे छत चाहिए और खाने का को इंतजाम चाहिए। तो कैसे, खासकर ऐसे मार्जिनलाइज बच्चों को जिनकी फैमिली को भी सपोर्ट करना है और समाज के लिए भी काम करना है, वो कैसे आएंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे उसको सपोर्ट कर रही है वैसे युवाओं को? देखिए, दो चीजें हैं। जैसा मैंने कहा कि रोटी इस सरकार के जो सिस्टम है, इस सिस्टम ने जो बनाया गया है ना, इतने चैनल्स बनाए हैं, इतने पॉकेट्स बनाए हैं कि आदमी पूरे दिन रोटी के लिए ही परेशान रहता है जी। तो जहां आदमी को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए था, वहां आदमी नहीं लड़ पाता है। तो इसलिए जो है एक बड़ी समस्या ये है कि आदमी रोटी को ही जीवन समझता है कि उसको रोटी मिल जाए या उसको जो है उसका मकान बन जाए, जबकि दुनिया इससे काफी आगे। मतलब हमें हमारे देश की प्रगति में हिस्सेदारी होनी चाहिए, देश को आगे बढ़ाने में के लिए हिस्सेदारी होनी चाहिए। और ये सिर्फ कासिफ भाई, ये अभी मैं अगर हाशिए वाले तबके की बात करूं तो ये लड़ाई स्वाभिमान की है, ये लड़ाई गिड़गिड़ाने की नहीं है, ये अपने हक की लड़ाई है। देखिए, मैं आपको आपसे बात करें ना, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देखिए, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिला है, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिला है पार्लियामेंट में। 131 के लगभग एमपी हैं भारत के पार्लियामेंट में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के। लेकिन आप देखिए, उनके होते हुए जो है प्राइवेटाइजेशन यहाँ लागू किया जा रहा है। बजट में आया कि 1,75,000 करोड़ रुपए में चाहिए, उसके लिए हम प्राइवेट सेक्टर को जो है तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाएंगे, सरकारी डिपार्टमेंट बेचेंगे। एक एमपी ने नहीं बोला, एक एमपी को परेशानी नहीं हुई। मैं जानता हूँ प्राइवेट सेक्टर आएंगे तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा तो जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ है, जहां लोग आज भी इस तरह की भेदभाव करते हैं, वहां कौन नौकरी देगा? तो प्राइवेट एक तरह की गुलामी है, क्योंकि यहाँ कोई मतलब फंडामेंटल राइट्स जो हैं और फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसके कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब आदमी कदर नहीं करता है, जानवरों की करता है। वो आज भी जो है अपने पास में बिठाने में, तमाम तरह से जो है शेयर करने में चीजों को अपनी बेइज्जती अपमान समझता है जी। तो वो इतने एमपी होके भी वो अपने लोगों के हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो ऐसी राजनीति से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को मिल क्या रहा है? उनकी तो आज भी जो जमीनें उनके पास है छीनी जा रही है, उन पर कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी बढ़ रही है, उनके अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। जिस संविधान ने अधिकार दिए उनको भी जो है वो संविधान ही धीरे खत्म किया जा रहा है, लेकिन वो लोग चुप हैं। तो ऐसी राजनीति से गरीबों का, इस वर्ग का तो कोई भला नहीं हो सकता। ऐसा ही मुस्लिम भाइयों के साथ है कि जब सीए एनपीआर एनआरसी के कानून को लेके आया गया तो तमाम लोग जो है सियासी लोग घर बैठे हुए थे, ठीक है। तो लड़ने के लिए फिर कौन आया? वही जो अपने रोटी की लड़ाई भी लड़ रहा था वही आया। तो इन सरकारों ने लगातार उनकी हत्याएं भी की। जैसे उत्तर प्रदेश में एक दिन में 20 से 22 हत्याएं, कोई नहीं बोला। उनके बच्चों को भी दफनाने के लिए दूसरी जगह जो है घर से बहुत दूर, जिस तरह का मुस्लिम अपना वो है रिलीजन जो है, अपना जो है तरह के तमाम तरह की वो मान्यताएं हैं, वो अपनी तरफ से काम करते हैं। बहुत दूर दूर उनके बच्चों के शव भी नहीं दिए गए। उनसे कहा गया कि ये तब मिलेंगे जब आप इस शर्त पर की कोई कार्रवाई की मांग नहीं करेंगे और यहाँ दफनाएंगे तब आपको मिलेंगे। तो डरे हुए लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो ये ऐसी सियासत में हम लोगों को क्या मिल रहा है? क्या मुसलमानों को रोजगार मिला? क्या मुस्लिम बच्चों पे जिस तरह से आज जो है आज भी किसी को उठा के जेल में बंद कर दे, जिस तरह दलित समाज के बच्चे अगर आवाज उठाने के लिए आते हैं तो उनको जो है जेल में बंद कर देते हैं। अगर वो आंदोलन, अगर देखे वो कोई घटना हुई, आप सरकार प्रशासन से कहीं कार्रवाई कर दो तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, उल्टा आपको डराने के लिए झूठे मुकदमे हो जाएंगे। आप आवाज उठाओगे तो आपको जो जेल में बंद कर दिया जाएगा। फिर अगर और कुछ करोगे तो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, एनआईए है, तमाम तरह के जल से जो है इनका दुरुपयोग होगा। तो डराकर सत्ता जो है पे काबिज है यहाँ सिस्टम में बैठे लोग। तो हमें ऐसा लगता है हमारे लोग नहीं है तो हमारी बात नहीं हो रही है, और सच भी है। बिल्कुल सही कहा आजाद जी आपने। एक बार मैंने एनालिसिस किया था जो दलित एमपीज हैं सिर्फ यूपी के, उनका परफॉर्मेंस कि भाई हम खासकर मुसलमान एमपीज का भी हमने परफॉर्मेंस वो किया, वो जाकर सत्ता के गलियारे में खामोश हैं, हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
वो अपनी पार्टी का जी प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे तक आते हैं, हमसे वोट लेते हैं, लेकिन वहां जाकर खामोश हो जाते हैं। मसलन मैंने देखा, इनका एनालिसिस किया था कि जो एमपी लैड, जो एमपीज को पैसे मिलते हैं, वो भी पूरी तरह खर्च नहीं होते जी हैं दलित एमपीज के। दूसरा ये है कि दलित एमपीज ने कितने सवाल पूछे, 85 एवरेज सवाल, 85 उनके थे, 99 दूसरे एमपीज के थे। प्राइवेट जी मेंबर बिल, प्राइवेट मेंबर बिल दलित एमपीज ने 4 लेकर आए थे, दूसरे यूपी एमपीज ने 99 लेकर आए थे। जी तो आप देख जी सकते हैं प्रोसेस क्या है। तो जो आपने इंडिकेशन किया वो ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब पूरा समाज, पूरी सत्ता, पूरा व्यवस्था, मीडिया, जी सब आपके खिलाफ है, सब आपके डिस्क्रिमिनेशन में है, प्राइवेट कुछ लोगों ने कहा था कि कैपिटलिज्म इंडिया में आ जाएगा तो उससे भी डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा क्योंकि वो मेरिट बेस्ड है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कैपिटलिज्म इंडिया में आया वो भी कास्ट बेस्ड है, बल्कि अब अमेरिका में भी कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन के किस्से आ रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनको पता चलता है कि अगर निचली जाति का कोई है। तो आप पार्टी बना रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं सत्ता में आ जाऊं और सब चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन ये जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था हजारों साल की, सिर्फ जी राजनीति से हल नहीं होगी। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि उसके लिए और अगर आपने अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन सोचने की जरूरत है हम सबको, क्योंकि आपको भारत से प्रेम है, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था वाले भारत से प्रेम नहीं होना चाहिए। ये एक विजन इंडिया का होना चाहिए, लेकिन सिर्फ सत्ता से मुझे नहीं लगता कि चेंज होगा, क्योंकि सत्ता लोगों को चेंज किया। जैसे कि आपने बीएसपी का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि मूवमेंट था, काफी इन्होंने काम भी किया है, बहुत, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आप उससे खुश नहीं है, इसलिए आपने अपनी अलग पार्टी बनाई है, राइट? जी जी देखिए, आप जो कह रहे हैं ना भाई, आप बात कर रहे थे कैपिटलिज्म की, मेरिट की बात कही कि आपने कि हो जाएगा। पूरा भारत जो है, मतलब अभी की जो सरकार है वो मतलब चुनिंदा 5-6 लोगों के हाथ में दे देना चाह रही है पूरे सिस्टम को, जी जिन पे तमाम तरह से विरोध हो रहा है। किसान सड़कों पे हैं, वो इसी के खिलाफ। ठीक है, दूसरी बात जो है ना, यहाँ जातिवाद जो है, जिस वर्ण व्यवस्था की आप बात करें, वर्ण व्यवस्था तो पुराना चैप्टर था, अब जातिवाद है। जी तो वर्ण व्यवस्था में भी ये शेड्यूल कास्ट के लोग, बैकवर्ड के जो लोग हैं, ये भी एकजुट हो जाते हैं, लेकिन इतने जातियों में बांटा गया है। जी तो मैं ये कह रहा था आपसे कि आपने कहा सत्ता में आने से कुछ ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री एक दिन में ना ये लागू कर देते हैं कि भाई जीएसटी हम लोग लागू कर रहे हैं, नोटबंदी हम कर रहे हैं, आपने सुना होगा, तो उस चेयर में इतनी ताकत है कि ना ये जातिवादी हम लोग खत्म कर देंगे। ना जाति रहेगी, ना जाति पे आधारित भेदभाव रहेगा। जब आपको नहीं पता लगेगा आप किस जाति के, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको भारतीय होने पे उस समय गर्व होगा। भाई जाति व्यवस्था से दिक्कत है ना। जी नहीं, जाति अगर आपको नहीं पता काशिफ भाई आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, मुझे नहीं पता, तो मुझे लगता है कि इस देश से अगर जाति खत्म हो गई, मजा भी रह जाएगा, तो भी शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो बहुत सारी चाबी है। मैंने कहा पिछली कुछ चीजें आपने जान ली है। जी हम लोग अच्छी एजुकेशन को ना, समान शिक्षा हम बढ़ावा देंगे। हम सब लोगों के लिए अवसर लेके आएंगे कि उनको सब लोगों का अवसर लगे। हम अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे कि कोई बेकार, मतलब अच्छा इलाज ना मिलने के कारण किसी की जान ना जाए, जो हमने खुद झेला है, व्यवहारिक रूप से मैंने खुद झेला है। मेरे फादर की जान गई है और मैं उस पर अभी यहाँ चर्चा नहीं करूंगा आज, ठीक है ना। मैं ये जो है ना अपना जुडिशरी सिस्टम जो यहाँ का है, जी अभी भारत के जज सब सतर्क हो जाएंगे, समझे। मुझसे तो पहले ही वैसे आप समझ रहे हैं, हमारे तो लोग वहां है ही नहीं, जी वहां तो क्लोजम सिस्टम है। तो जो जो जज हैं, जज साहब हैं, उनका बेटा, उनका जमाई, उनका भतीजा, तमाम तरह के लोग जज बन जाते हैं बिना किसी क्वालिफिकेशन के। जी ठीक है, और वो ऐसी पोस्ट है कि उनकी कोई जांच भी नहीं हो सकती है। तो तमाम तरह की जो चीजें है ना, सिस्टम पे काम होगा। मुझे ऐसा लगता है जो तमाम तरह की एजेंसियां हैं, उन पे सरकार के चहीते लोग बैठे हुए हैं। देखिए, भारतीय संविधान जिस लिए था ना, भारतीय संविधान को लागू करने का काम हम लोग करेंगे पूर्ण रूप से। अच्छा अभी संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है, ठीक है ना।
जी तो संविधान के अनुसार जब ये देश चलेगा ना, तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और देखिए, चाबी एक तो नहीं है ना काशी भाई, कि एक दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम नहीं लोग वो सही समाज तैयार करेंगे, जी हम वो एनवायरनमेंट देंगे। सोसाइटी बहुत बड़ी चीज होती है। हम लोग बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने लोग अपने अधिकार को भी जानेंगे और दूसरे के अधिकार को भी जानेंगे। कोई किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगा। जी तो जो बेहतर करने के लिए, देखिए, हजारों साल की गुलामी और इसने इस 70 साल के आजादी वाले उसमें, इसमें भी इतना भेदभाव। और जब आप पूछोगे किसी व्यक्ति से जो यहाँ का है और अपर कास्ट से पूछोगे, तो कहेंगे नहीं, खत्म हो रहा है, धीरे धीरे सब खत्म हो, बाकी बहुत खत्म हो गया है। लेकिन आप उसे पूछोगे तो वहां यहाँ आके वो जो अफर्मेटिव एक्शन है रिजर्वेशन का, पूर्ण रूप से विरोध करेगा, उसके खिलाफ वो आंदोलन करेगा, उसके खिलाफ वहां सभाएं होंगी। तो मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं मानवता विरोधी नहीं, हाँ विचारधारा का विरोधी हूँ। इसलिए मैं आरएसएस का पूर्ण रूप से विरोधी हूँ। तो मैं, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो समानता की नहीं है, वो समरसता की बात करते हैं, गैर बराबरी के, कास्टिज्म को जिंदा रखेंगे, जी जातिवाद को जिंदा रखेंगे, और आपको ऊंच नीच का वो भी एहसास भी कराएंगे और कहेंगे भाईचारा भी कायम कर लो। तो मतलब कमजोर और ताकतवर में कभी समझौते नहीं होते हैं। तो हम इस समाज को पहले वास्तविक रूप से ताकतवर बनाएंगे। हम लोग जाएंगे, लोगों को गांव गांव जाके तैयार करेंगे, वोट की वैल्यू से समझाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो संवैधानिक मूल्य है उनको समझाएंगे, तमाम तरह की चीजों पे काम करेंगे, महिलाओं को बराबरी का अधिकार देंगे, महिलाओं को हिस्सेदारी देंगे, नौजवानों को हिस्सेदारी देंगे। जो सिद्धांत है कि सबको जो अवसर मिले, तो अपने अपने पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसमें तमाम तरह की चीजें डेवलप की हैं। वो आजाद साहब 15 मिनट बाकी हैं, तो मैं कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूं, ताकि उनके भी सवाल का जवाब आप दे सकें। एक सवाल है पायल जी का, पायल बोरखंडे, उन्होंने पूछा है कि भारत की जो सरकार है वो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है उसको डाइल्यूट यानी कमजोर करना चाह रही है। जैसे कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, SC/ST एक्ट में अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं। तो उसका किस तरह आप मुकाबला करेंगे, ताकि जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है जो कि कई मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को मिला है वो खत्म ना हो जाए? देखिए, उनका सवाल जो है वो बहुत जायज सवाल है, और इस पे अभी हम 7 मार्च को एक आंदोलन भी कर रहे हैं दिल्ली में, संसद के घेराव का। तो जो सोया हुआ समाज है उसको हम लोग जगाने काम कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं। हमने छोटे छोटे स्कूल्स खोले हैं जानकारियों के लिए, क्योंकि हमारे लोगों को तो जानकारियों का अभाव। तो मैंने बहुत सारे स्कूल खोले, हम लोग लगातार उसको खोल रहे हैं, क्योंकि सरकार नहीं खोल रही। सरकार एजुकेशन नहीं देना चाहती, क्योंकि एजुकेशन अगर मिलेगी तो सवाल खड़ा होगा, अगर आप शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल करेंगे। सरकार उस सवाल के अधिकार को छीनना चाहती है। तो इसलिए जो है हम लोग इसमें आंदोलन करेंगे। और हम लोग आंदोलन ही, अभी क्योंकि हम लोग सत्ता में नहीं है कासिफ साहब, तो हम लोग आंदोलन ही कर सकते हैं। और हम लोग उस समाज को भी तैयार करेंगे जो दोस्त दुश्मन का फर्क नहीं समझ पा रहा है, जो तमाम तरह के झूठे राष्ट्रवाद के चैप्टर में और धर्म के चैप्टर में घूम जाता है। जब ये मीडिया के लोग जो हैं उस पर काम करते हैं, सरकार उसको जो है अपना मूवमेंट का हिस्सा बनाती है। तो ये बड़ा मामला है, और इससे जो है बिल्कुल जो है हाशिए पे समाज जो थोड़ा सा उठा था, ये बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, वापस गुलामी वाली स्थिति में चला जाएगा। मैं इस पे बहुत सतर्क हूँ, और हमारे इस पे रोज जो है बात चल रही है सब जगह पे। और मैं इस पे एक बड़े आंदोलन को जो है तैयार कर रहा हूँ। सरकार को, ये सरकार, हमारे महापुरुषों ने कहा है कि भाई सत्ता अगर तानाशाह हो जाए तो सड़कें कभी खाली नहीं होनी चाहिए। तो अभी सरकार तानाशाह हो रही है, तो हम लोग किसानों की तरह, जैसे किसानों का आंदोलन चल रहा है ना, उस तरह से हम लोग एक और आंदोलन को तैयार करेंगे। और जिस तरह से हम किसान आंदोलन में सहभागिता कर रहे हैं, हमारे लोग वहां हैं, तो हम अपने आंदोलन को और मजबूत करके सरकार को मजबूर करेंगे कि वो हमारे जो पिछले दरवाजे से हमारे अधिकार को छीनने का प्रयास कर रही है वो ना करें। कुछ सवाल ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आए हैं कि आपका उसके बारे में क्या विचार है, कि आप उसको विरोध करते हैं? क्योंकि उसके बारे में बहुत सवाल उठे हैं कि टेक्निकल इश्यूज है या हैकिंग हो सकती है।
तो उसके बारे में आपका आपका क्या विचार है? देखिए, इस पे सीधी बात तो ये है कि बहुत लोग उसका विरोध कर रहे हैं और तमाम राजनीतिक दल भी उसका विरोध करते हैं। लेकिन विरोध राजनीतिक दल तब करते हैं जब वो चुनाव हार जाते हैं। जब वो चुनाव से लड़ने जाते हैं तब विरोध नहीं करते हैं। तो देखिए, मैं हम तो पहली बार चुनाव में जा रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी आप तमाम जो बड़ी पार्टियां जो सेंटर में चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा के सरकार बनाने के दावे करते हैं, पहले भी सरकारों में रही, या जो और जो क्षेत्रीय दल है, सब लोग विरोध करते हैं। लेकिन कब? जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आता है और जब इलेक्शन होता है, जब आपको पता है कि इसमें दिक्कत है, तो समझिए कि मैं ईवीएम से कुछ गलत कर रहा हूं, तो आपको कासिफ भाई पता है कि चंद्रशेखर तो जीत जाएंगे ईवीएम में हेरफेरी करके, तो आप चुनाव में क्यों आ रहे हो? ठीक है, आप क्यों बहिष्कार नहीं कर रहे हो चुनाव का? तो मैं तमाम तरह के मुद्दों पर ध्यान रखता हूं और मैं इस पे अभी कुछ नहीं कहना चाहता। मैं कह रहा हूं सरकार सब चीजें सुन के जो है तैयार हो जाएगी और समझ जाएगी चंद्रशेखर क्या करने वाले। मैं ईवीएम का विरोध करता हूँ, लेकिन मैं एक और सच भी बता दूं दर्शकों को कि अभी भी कहीं बहुत सारी जगह इतना जो अत्याचार है और शोषण है कि लोग वहां वोट भी नहीं डाल पाते हैं। वो घर में रहते हैं, उनकी वोट जो है वो ठप्पा लगा के जो है बैलेट पेपर पे डल जाती है। तो इस पे मान्यवर काशीराम साहब ने समाज को तैयार किया और कहा कि बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी भी रखनी है, कि यानी कि आप वोट तो तैयार कर दो लेकिन उसकी सुरक्षा भी करनी है। तो भीम आर्मी एक इतनी बड़ी फोर्स है जिसका डंडा और झंडा दोनों मजबूत, जो अपनी वोटों की सुरक्षा भी कर सकती है और अपने वोट को तैयार भी कर रही है। तो इसलिए जो है हमारे लगातार कैडर कैंप चलते रहते हैं और हम लोग सभी मुद्दों पे लोगों को जागरूक करते रहते हैं। जागरूकता बहुत जरूरी है। अभी आप इंडिया में पूछोगे कितने भी जो आपके पास मिनिस्टर वगैरह आपने बुलाए होंगे ना, आप अगर पूछोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल पूछ लोगे तो उनकी नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअली उनको उससे मतलब ही नहीं है। वो अपने अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और जो राजनीतिक दल हैं उनके जो उनमें जो काम करने वाले लोग, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हो, बैकवर्ड के हो, माइनॉरिटी के हो, वो अपनी पार्टी के प्रति समर्पित है, ना कि अपनी कम्युनिटी के प्रति। तो कम्युनल अवार्ड मेरे आज भी याद है, बाबा साहब अम्बेडकर ने रोते हुए और परेशान होकर समझौता किया पूना पैक्ट जिसमें हुआ, जिसमें हमें रिजर्वेशन मिला जी। तो वो पूना पैक्ट पे समझौता इसलिए बाबा साहब ने किया क्योंकि यहाँ उस व्यवस्था के लोग जो हैं कम्युनल अवार्ड के विरोध में जब हमारे बस्तियों में जाके हमला करने लगे, तो बाबा साहब ने सोचा कि जब हमारे लोग ही नहीं रहेंगे तो किसके लिए लड़ूंगा, किसको अधिकार दूंगा। तो उनको शोषण को देख के और अपने लोगों की जान की परवाह करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पे समझौता किया। और उसी समझौते में आज भी जो है, क्योंकि कभी रेत की लाइन एक नहीं की गई, लेकिन गाली तो रोज खाते हैं हम लोग ये आरक्षण वाले और तमाम तरह के। हमारे घरों में हमारे लोगों के हालात देखिए, मैं ऑपरेशन कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब पूरे बहुजन समाज की 90% समाज ऐसा है जो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहा है। मतलब एक भारत का एक डाटा कि 84 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सस्ता राशन सरकार प्रोवाइड करवाती है। वो 84 करोड़ लोगों में आप समझिए कितने लोग वो रहे होंगे जो ऑपरेशन क्लास के हैं। तो मैं कहता हूँ 99% लोग होंगे, समझ रहे हैं? तो अब समझिए कि जिनको राशन सस्ता सरकार दे रही तो उनके हालत क्या होंगे, जिनके पेट जो सुबह उठ के सिर्फ पेट के बारे में सोचते हैं, वो देश में अपनी हिस्सेदारी के बारे में क्या सोचेंगे, उनके क्या सवाल रहेंगे जी। सही बात। तो इसलिए जो है ना, ये आर्थिक सशक्तिकरण पे काम होना जरूरी है। हम प्रयास करेंगे कि हमारे लोग को आर्थिक सहायता हो और उनको जो है बिजनेस और तमाम तरह की नौकरियां और उनको अवसर मिले, तो उनकी इंडस्ट्रियां हो, उनको जब उनके पास और वो रोजगार देने वाले बने तो ठीक हो जाएगा वो सब चीजें। आजाद साहब, आपके साथ कुछ और पिछले कुछ अरसे में कुछ यूथ लीडर निकले हैं इंडिया से, जैसे कि कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, तो उनसे आपका कुछ कोलैबोरेशन चल रहा है या भविष्य में आप उनके साथ मिलकर कुछ एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिससे कि बीजेपी या हिंदुत्व पॉलिटिक्स के खिलाफ एक संगठन तैयार हो? देखिए, बीजेपी को संचालित करता है आरएसएस, और आरएसएस आप समझते हैं आरएसएस व्यक्ति नहीं है, विचारधारा है जी। जब तक आदमी उससे जुड़ा रहता है, जो बताते हैं प्रत्यक्ष रूप से, उनके कुछ छदम एजेंडे जो लोग नहीं समझ पाते, जब समझते हैं तो छोड़ के भाग आते हैं। तो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग भी उसमें बड़ी ईमानदार से घुसते हैं। तो उन्होंने तो एक संगठन भी बनाया अपना मुस्लिम मोर्चा के नाम से, तो काफी सारे मुस्लिम भाई भी जो है गुमराह के उनके साथ रहते हैं। तो मेरी जो लड़ाई है कासिफ भाई, वो विचारधारा की, जैसा मैंने कहा कि 131 एमपी हैं, लेकिन विचारधारा जो है वो अपनी पार्टियों के प्रति है, कम्युनिटी के प्रति नहीं। तो हमारी जो विचारधारा है अम्बेडकर राइट, उसका जो भी समर्थन करता है, प्लेटफॉर्म मैंने बना दिया है।
सब लोग आए, काम करें। नेशनल प्लेटफॉर्म है, पूरे देश में जो है हम भीम आर्मी की टीम है, अपना काम करती है, तमाम तरह के एट्रोसिटी और तमाम तरह के जो सोशल जस्टिस के मुद्दे होते हैं उन पर लड़ती है, तमाम तरह से स्कूल चलाती है, बहनों की शादियां कराती है, गरीब बहनों की, तमाम तरह के जो भी काम होते हैं जुड़े हुए वो करती है। एक अच्छा समाज और सभ्य समाज तैयार करने का काम कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन को जो है पढ़ाने का काम करती है। तो जिसको भी इस विचारधारा से प्यार हो, अम्बेडकर विचारधारा से, वो आए और काम करे, सबका स्वागत है। लेकिन विचारधारा जो मैंने कहा ना कि मैं किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का समर्थन नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये मेरी विचारधारा है, तो मेरा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। यानी वो अगर अपनी पार्टी छोड़कर आए तब आपकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोलैबोरेशन के नजर से आप नहीं देख रहे हैं? देखिए, मैंने कहा इस विचारधारा पे अगर वो सहमत है तो आए, काम करें। जी जी, अच्छा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी से, लेकिन बात विचारधारा की है आसिफ भाई जी। तो ऐसे तो दलित समाज के लोग जो हैं वो कांग्रेस और बीजेपी में भी काम कर रहे हैं, अन्य दलों में भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्या विचारधारा बाबा साहब की मूवमेंट की है? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, मां फातिमा शेख, ये बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, क्या इनसे मिलती विचारधारा है? गाडगे जी महाराज, गुरु नारायण स्वामी। आजाद साहब, एक जैसा रिजर्वेशन पे हम लोगों ने काफी बात की, लेकिन दो समाज हैं, दलित मुसलमान और दलित क्रिश्चियन, जिनको एससी एक्ट में उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है। तो उससे दो चीजें होती हैं, एक तो जो बेनिफिट और दूसरे दलित को है। शुरू में तो सिर्फ 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, जैसे आपको मालूम होगा। उसके बाद में उसको उसमें चेंज लाकर सिख और बुद्धिस्ट दलित को भी ऐड किया गया, लेकिन मुसलमान और क्रिश्चियंस को अभी तक उससे बाहर रखा गया है। तो दो चीजें हैं, एक तो ये एजुकेशनल इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलता है उस कोटे में, दूसरा ये है कि कई सारी सीट्स जो हैं रिजर्व जो हैं एससी के लिए, वो उस पर कॉन्टेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो एक पॉलिटिकल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक उनका मार्जिनलाइजेशन जो है कंटिन्यूड है। तो उस बारे में उनका इंक्लूजन होना चाहिए, ये डिमांड काफी अरसे से चल रही है। उसमें आपका या आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, आप ये समझना पड़ेगा कि तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशन है, तभी तो किसी को इतना इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ जाति जो है वो मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती है। तो ये हम लोग प्रयास करेंगे कि ये जो जाति आधारित हिंसा है ये खत्म हो जाए, तो किसी को इस तरह की समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो समस्या है, ये समस्या सरकार की देन है कि वो इस तरह के मामलों को और ज्यादा जो है उस पर काम करती है, जबकि मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति को अधिकार जो है मिलने चाहिए। देखिए, ये मैं चाहता हूं इस देश में जो वंचित हाशिए पे जो वर्ग है, देखिए अभी क्या हुआ है कासिम भाई, एजुकेशन का जो बजट है ना वो सरकार ने कम कर दिया। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के बच्चे जो हायर एजुकेशन में जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो इन्होंने बंद कर दी है। मतलब इन्होंने एक तरह से आगे बढ़ने का रास्ता खत्म कर दिया। तो ये कर इसलिए रहे हैं क्योंकि आज क्या है कि आज आप हमारे पास जो है यहाँ से जो है पढ़ के और जब आगे जाने का मौका मिला तो बहुत सारे एनआरआई हुए हमारे पास। अब हमारे पास सूरज हैं, इंगड़े हैं, जो यहाँ से जाके वहां जो है हार्वर्ड में पढ़ाई करते हैं। हमारे पास तमाम हम पे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अवसर मिलने के बाद उन्होंने उस अवसर पे काम किया। तो ये सब एजुकेशन की बदौलत हो पाया। लेकिन सरकार अब क्या करे, सरकार लगी हुई है किसी तरह से एजुकेशन सिस्टम को खत्म किया जाए, उसको प्राइवेट सेक्टर में भेजने का प्रयास चल रहा है, कई जगह कर भी दिया गया है। तो जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको प्राइवेट किया जा रहा है। प्राइवेट में क्या होगा कि आप प्राइवेट की फीस नहीं दे पाएंगे तो प्राइवेट स्कूल आपको निकाल देगा। तो सबके लिए समान शिक्षा का जैसा मैंने पहले कहा ना, तो हम लोग काम करेंगे, हम हर व्यक्ति के मुद्दे पे काम करेंगे जिसको परेशानी है। हम लोग अवसर तलाश करेंगे, हम लोग तमाम तरह के सेक्टर में काम करेंगे। ऐसा नहीं कि भारत में गरीबी, ये भारत जो है बहुत गरीब देश है, लेकिन इस यहाँ की नेताओं ने और तमाम तरह के जो भ्रष्टाचारी काम किए हैं, तमाम तरह की जो संपत्तियां अवैध रूप से जुटाई है, उनकी वजह से क्या हुआ है कि 10% लोग बहुत पैसे वाले हैं, वो 90% उस पे पैसों पर राज कर रहे हैं। यानी कि 90% पैसों से 10% लोग जो हैं उनपे वो स्टोर किए हुए हैं, और 90% पीपल जो हैं, जो लोग हैं भारत के, वो 10% पैसे सर्वाइव कर रहे हैं। कुछ लोग तो अगर शाम में रोटी मिल जाती है तो वो इसको
खुदा का, ईश्वर का शुक्र मान के जो है उसको सूखी रोटी को भी खा के वो कर जाते हैं। तो यहाँ अमीरों के जो है जो जानवर है उनके लिए भी एसी लगा हुआ है, और गरीब लोग के यहाँ पंखे नहीं है, समझिए कि घर ही नहीं है। जी जी। सरकार ने दावा किया कि हमने बहुत सारे सभी को आवास दिए हैं। अभी उन्नाव जो घटना हुई है जी वहां आप देखिए कि किसी भी व्यक्ति पे जो है वो जिनके जो परिवार है उनपे कच्चे घर हैं अभी भी। तो ऑपरेशन कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो जिस भी जाति धर्म में हैं, हम उन सब लोगों के लिए काम करेंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम किसी को निराश नहीं करेंगे। हम सबके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमें अवसर मिलेगा हम गाँव में इसलिए जाते हैं, और हमने इसलिए संगठन खड़ा किया है कि गाँव में से जुड़ी परेशानियों को हम लोग जान सके, और वो फिर जब हमारे टेबल पे हम उस पर काम कर सकें। जब आपको परेशानियों का नहीं पता होगा तो आप काम क्या करेंगे? तो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, हम सब पे काम करेंगे। और पहला हमारा लक्ष्य ये होगा कि आर्थिक सशक्तिकरण पे हम लोग काम करें। तो जब आदमी पैसे से संपन्न होगा तो वो अपनी ऊर्जा को जो है देश हित में भी लगाएगा, यानी कि जब उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वो काम करेगा। आज़ाद साहब, सवाल तो बहुत हैं और हमारा वक्त खत्म हो रहा है और आपको भी मेरे ख्याल से कहीं जाना है। एक आखिरी सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, तो ये संतोष हदीमानी जी का सवाल है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब का ख्वाब था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उन्होंने किताब लिखी कि जातिवाद खत्म होना चाहिए। तो सवाल ये है कि ये किसकी जिम्मेदारी है कि जातिवाद खत्म होना चाहिए? दलितों की जिम्मेदारी है या सवर्णा को इस पे काम करना चाहिए? किसको इस पे काम करना चाहिए? देखिए, ये देश के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 का जो ए है वो ये कहता है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी है ये, भारतीय संविधान की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन इस देश में कुछ लोग जो है संविधान को संसद, मतलब देश की पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर जलाते हैं। तो उन लोगों को जो जातीय हिंसा करते हैं और जो जाति पे का दंश भरते हैं, जो जाति का अभिमान रखते हैं, जो जाति को गौरवान्वित समझते हैं, हम लोगों ने तो नहीं बनाई है। जिन्होंने बनाई उनको इस पर शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने क्या बनाया। इससे इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि आज दुनिया में जो है हमारी जो बदनामी होती है इस वजह से, कि देखिए कितना भेदभाव है। तो मैंने कहा कि ये कर, सबसे बड़ी से बात है कि कर कौन सकता है। देखिए, जाति की वजह से ऑपरेशन क्लास को यहाँ मिला अत्याचार। जब उनको जो है पैदा होते ही उनको जाति की वजह से उनको नीच साबित कर दिया जाता है, उनको जो है छोटा साबित कर दिया जाता है, उनको जो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है जगह जगह पे उनको अपमानित किया जाता है, उनको उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन किया जाता है। तो जैसा मैंने कहा कि देखिए प्रतिभा है, और देखिए जवाब कितना प्यारा है काशिफ भाई। टाइम्स मैगजीन में एक अम्बेडकरवादी ने, एक बहुजन समाज के बेटे ने, एक दलित बेटे ने जगह बनाई, तो देश के लिए गौरव की बात है। बिल्कुल, कि भाई भारत का एकमात्र व्यक्ति जो है 136.64 करोड़ की आबादी से एक व्यक्ति का चयन हुआ, तो देश को खुश होना चाहिए था। लेकिन देखिए सर, अब आप खुश तो नहीं है कोई, कौन खुश नहीं है? ऑपरेशन क्लासेस के लोग तो खुश हैं, उनको तो नया एक अच्छा वो लग रहा है कि उनके लिए कुछ अच्छा होगा, और उनका जिस व्यक्ति को अवसर मिला वो कुछ करेगा। लेकिन आपने देखो कल से हमारे इंडिया में चल रहा है, कुछ न्यूज चैनल चला रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। वो कह रहे हैं कि भाई ये कैसे हो गया, ये किसने कर दिया, इसको तो वहां, इसको 10 लोग नहीं जानते, इसको ये नहीं करते हैं। तो मतलब उनको ये, उनके लिए गौरव का विषय नहीं है, जबकि ये भारत के लिए उपलब्धि थी कि इसमें भारत का को सम्मानित किया हुआ है भारत को। लेकिन वो उपलब्धि नहीं है। वो उपलब्धि सिर्फ इसलिए नहीं है कि चंद्रशेखर शेड्यूल कास्ट से आता है, वो दलित जाति का है। तो ये उपलब्धि इसलिए नहीं है। अगर ये अपर कास्ट से कोई होता तो हम लोग खूब इस पे जो है तमाम तरह की बात करते। तो ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जिनको दिक्कत है वो तो हम हैं, और जिन्होंने हमारे अधिकारों को डकारा, और ये जो हमको रोज सुबह शाम ये बताते हैं कि हम नीचे जाति के हैं, वो लोग इसको खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि फायदा उनको, हमें नुकसान, समझ रहे हैं? तो हम करेंगे खत्म। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। मैंने आपको बैठते ही कहा कि बाबा साहब की जो बुक है ना, जिसका संतोष जी ने जिक्र किया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का बीज नाश, तो अगर मैं 10 साल जिया, मैं आपको वचन देता हूं कि हम लोग इतनी मेहनत से काम करेंगे कि जब हम पे पावर होगी तो हम सबसे पहले इस देश से जाति खत्म करें, और संतोष जी को जो है एक अच्छा जो है अवसर देंगे उनके सवाल के जवाब का, करके दिखाएंगे, बोलेंगे नहीं।
इस पे आपकी मेरी शुभकामनाएं, और जो भी लोग जातिवाद खत्म करना चाहते हैं उनका सपोर्ट और उनकी दुआएं आपके साथ हैं कि ये हो। जी बहुत बिल्कुल शुक्रिया। सही जी। आप हमारे साथ आए, 1 घंटा आपने हमारा वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षय। चंद्रशेखर काशिफ साहब, आजाद मैं जी और जी बोलिए बोलिए। अक्षय अक्षय हैं यहाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग हम लोग अवसर की तलाश में हैं, और जिसमें अवसर मिलेगा तो मैं विश्वास कराता हूँ, क्योंकि ये हम लोग इस देश से प्यार करते हैं, ये हमारा देश है। हम भारत को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे और हम तमाम तरह के भेदभाव के खिलाफ काम करेंगे। हम अपने भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे, और ये जाति का और तमाम तरह की जो परेशानियां देश के अंदर है, इन पे बहुत सतर्कता से और जिम्मेदारी से काम करेंगे। अगर मतलब किसी को अवसर मिलता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो काम करे। तो जिन लोगों ने नहीं किया, मैं उन पर नहीं कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन अगर हमें मिलेगा तो हम लोग करेंगे, और इसके लिए हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। हम तैयार कर रहे हैं उस जनता को जो यहाँ सरकार, लोकतंत्र में सरकार बनाती है। तो हम लोग अभी काम करेंगे और मौके देंगे। जो मीडिया भी तमाम तरह के लोग हमसे नाराज रहते हैं, या जिनके कैमरे में हम लोग कभी आते नहीं थे, आज आ भी गए हैं आलोचना के लिए, उनको दोबारा से आलोचना करने का मौका देंगे। हम उस सफलता को दोबारा प्राप्त करेंगे और हम उस पर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी और काशिफ फलूदा जी, आप दोनों को ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बाबा साहेब अम्बेडकर जी के वजह से मिले रिजर्वेशन की बात करी, जिसे आपने कहा राजकाज में हिस्सेदारी। इससे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो कुछ हद तक हासिल हुआ है, या आपने भी कहा, लेकिन सोशल एम्पावरमेंट की लड़ाई अभी बाकी है, जारी है। हार्वर्ड में मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले कुछ सालों में एंटी रेसिज्म के साथ साथ जातिवाद पर भी बात शुरू हुई है। ये काफी नहीं है, मगर मैं समझता हूं कि शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी ही पड़ती है। जी जैसे आपने आखिर में कहा, देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जातिवाद को खत्म किया जाए। हार्वर्ड के गलियारों में भी भारतीय छात्रों की ओर से जातिवाद को खत्म करने की कोशिश होगी, ये हमारी भी उम्मीद है। अभी इंडिया बहुत अच्छा कदम, कॉन्फ्रेंस, सराहनीय। जी मैं बहुत बहुत स्वागत शुक्रिया करता हूँ। आपका। शुक्रिया चंद्रशेखर जी। अभी लेकिन इंडिया कॉन्फ्रेंस समाप्त नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि मेरे कॉलीग अगर स्क्रीन पर वो शेयर करें। जी, हमारे साथ भारत से जुड़ रहे दर्शकों के लिए कल सुबह और अमेरिका से जुड़े साथियों के लिए आज शाम को हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण चर्चाएं भी होंगी। कोरोना काल में निजी और सरकारी क्षेत्रों में कैसे काम किया गया, हिंदी न्यूज मीडिया ऑनलाइन की तरफ ले रहे बढ़ते कदम और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बातचीत होगी। कोविड का भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर रहा, कैनबिस का वैधीकरण और कोरोना के टीके के बारे में भी चर्चा होगी, जिसमें कई दिग्गज हमारे साथ जुड़ेंगे। आप भी जरूर जुड़िएगा। india-conference.com पर जाकर किसी भी सेशन का जूम लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं। सैकड़ों दर्शक आज हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस को दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।